हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपने भी रीट 2025 का फॉर्म फिल किया होगा और रीट 2025 के फॉर्म फिल करते समय आपने भाषा जो चुनी होगी वो अवश्य ही हिंदी चुनी होगी। और यहाँ पर हिंदी भाषा में भी आपने फर्स्ट लैंग्वेज चुनी होगी। ज़्यादातर विद्यार्थी L1 के विद्यार्थी हो या आप L2 के विद्यार्थी हो, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों में से हिंदी भाषा प्रथम को ही चुना जाता है, क्योंकि इसमें केवल 2 गद्यांश आते हैं, उसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ शिक्षण विधियों के सवाल पूछे जाते हैं। भाषा सेकंड में क्या होता है कि वहाँ एक गद्यांश आता है जो कि काफ़ी कठिन माना जाता है। तो ज़्यादातर विद्यार्थी भाषा फर्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पर अगर भाषा फर्स्ट लेते हैं तो यहाँ पर कम से कम 15 प्रश्न है वो शिक्षण विधियों के पूछे जाते हैं। इन 15 शिक्षण विधियों के जो प्रश्नों में से अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो लगभग आप 15 में से 13 या 14 सवाल आसानी से राइट कर सकते हैं और यही आपके स्कोर को बढ़ाने वाला विषय कहा जाएगा। यानी आप भले आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो, हिंदी शिक्षण विधियों के 15% है वो आपके स्कोर को काफ़ी बढ़ाने वाले होते हैं। ये सरल होता है, आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में लगभग हम 20 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और आपके जो प्रश्न है वो उनका जो लेवल है वो आपकी ज्ञान परखने के लिए हमने बनाया है। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से आप 20 प्रश्नों को देख सकते हैं कि आपने अब तक जो बुक से पढ़ा है उसका आपको कितना इसमें आ रहा है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आप किस पद्धति को अपनाएंगे? अगर आप मातृभाषा में शिक्षण करवा रहे हैं और मौखिक अभिव्यक्ति करवा रहे हैं तो उसमें किस पद्धति को आप अपनाएंगे? डाल्टन विधि को, खेल विधि को, प्रोजेक्ट विधि को, स्वाध्याय विधि को? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा होगा खेल पद्धति। इस खेल पद्धति को ही आप क्या करेंगे? यूज करेंगे मातृभाषा के शिक्षण में। और खेल विधि के जो जन्मदाता है वो आपके नाम है कॉल्डवेल कुक। कॉल्डवेल कुक जो है एक वैज्ञानिक है, इसने इस विधि को क्या दिया दिया है। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण क्या कहलाता है? अगर कोई एक पैराग्राफ है यानी आदर्श लिखावट में लिखा हुआ है, आपने बच्चे को जैसा का तैसा लिखने के लिए कहा है, तो बच्चा क्या करेगा? उसका अनुकरण करेगा। अनुकरण करके वो क्या करेगा? लिखेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक अनुलेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अनुलेख कहलाएगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके उसको क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? अनुलेख कहलाएगा। और ये सभी विद्यार्थी प्राइमरी कक्षाओं में करते हैं, तभी उनका जो लिखावट है वो काफी सुंदर होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य में त्रुटियों का प्रकार होता है। यानी लिखित कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें त्रुटियों का कौन सा प्रकार होगा? व्याकरण के नियमों के संबंधी दोष, सही बात है, आप व्याकरण की त्रुटियां करेंगे लिखते समय। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, सही बात है, आप कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ बिंदु लगाना है, कहाँ खड़ी पे लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसी गलती करेंगे। मात्राओं का, आ की मात्रा, ओ की, आप मात्राओं का और वर्णों का भी आप क्या करेंगे? अशुद्धियां लिखेंगे। तो ये तीनों ही प्रकार है, ये लिखित कार्य में त्रुटियों का प्रकार कहा जाएगा। अगला सवाल है, मौन वाचन के कितने भेद हैं? यानी मौन वाचन के कौन कौन से प्रकार होंगे? मौन वाचन का गंभीर वाचन और द्रुत वाचन, ये दोनों प्रकार होते हैं। मौन वाचन का गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। द्रुत वाचन का होता है कि वो तेज गति से वाचन कर रहा है। तो ये दोनों ही प्रकार क्या हो गए? मौन वाचन के होते हैं। अगला सवाल है, निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? अगर आप मौन ही वाचन कर रहे हैं, यानी आप रेगुलर यानी कई दिनों तक आप मौन वाचन कर रहे हैं, तो आपके कौन सा दोष आ सकता है? वर्तनी का दोष आ सकता है, लेखन संबंधी गलतियां हो सकती है, सीखने में मंदा आ सकती है, उच्चारण संबंधी दोष। तो मौन अगर आप निरंतर कर रहे हैं मौन वाचन, तो उसमें क्या है? उच्चारण वाला दोष आ जाता है। यानी आप फिर बाद में क्या है कि किसी शब्द को अच्छे तरह से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब तक पढ़ रहे हैं आपने मौन वाचन किया है, तो कई शब्दों को आप क्या करेंगे? उनका उच्चारण उचित नहीं कर पाएंगे, ये इसका दोष रहने वाला है। अगला सवाल है, प्रारंभ में कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता रहती है? शुरू में जब बच्चा छोटा होता है, पढ़ने के लिए आता है, तो उस वक्त बालक और बालिकाओं को किसकी नितांत आवश्यकता होती है? गंभीर वाचन की, द्रुत वाचन की, शेषवर वाचन की, विद्यालय शिक्षा। गंभीर वाचन नहीं होगा। द्रुत वाचन यानी मन मन में तेज पढ़ना, ये भी नहीं होगा। शेषवर वाचन यानी शेषवर, जैसे के से कबूतर, खे से खरगोश, शेषवर वाचन के अंदर विद्यालय में बच्चा शुरू के अंदर ये इसकी नितांत आवश्यकता रहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय का शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो इसमें देखते हैं कौन सा नहीं रहेगा। तो बालकों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना, लिपि का ज्ञान कराना, शब्द भंडार, लोकोक्ति, मुहावरों आदि के भंडार में वृद्धि करना, बालक में सौंदर्यपूर्ण एवं भावनात्मक की क्षमता विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि माध्यमिक स्तर पर लिपि का ज्ञान नहीं होता है। ये माध्यमिक स्तर पर नहीं होता है, ये उच्च माध्यमिक स्तर पर होता है। लिपि का ज्ञान का होता है उच्च माध्यमिक जो स्तर होता है, वहां पर हम क्या करेंगे? हम लिपि का ज्ञान कराते हैं। जैसे साहित्य का विषय होता है, जैसे हिंदी साहित्य का विषय, वहां पर लिपियों का ज्ञान कराया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला राइट रहेगा। अगला सवाल है, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर सुनाता है। यानी एक शिक्षक है जो किसी गद्यांश को शुद्ध पढ़ता है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ता है, तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? समवेत वाचन, समूह में वाचन होता है, पठन वाचन, पढ़कर वाचन कर रहे हैं, आदर्श वाचन, शेषवर वाचन। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा आदर्श वाचन। एक शिक्षक है ना, वो कभी भी वाचन करता है तो वो आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ये आदर्श वाचन एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षक का जो वाचन होता है वही क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। शेषवर वाचन, पठन वाचन ये अलग होते हैं। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि होती है, भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि होती है उसका मूल स्रोत कौन सी भाषा है? जर्मन भाषा है, अरबी भाषा है, संस्कृत भाषा है या तुर्की भाषा है? तो सूत्र विधि का जो मूल है वो है संस्कृत भाषा। क्या है? संस्कृत जो भाषा है ये इसका मूल स्रोत कहलाएगी। अगला है,
प्रारंभ में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? प्रारंभ में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? शुरू के अंदर व्याकरण का नियम बनाना, नियमित ज्ञान, व्याकरण के सूत्र, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। तो शुरू के अंदर क्या होता है कि व्याकरण का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सिखाया जाना चाहिए। शुरू के अंदर ये व्यवहारिक ज्ञान ही सिखाना चाहिए। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, भाव पक्ष और कला पक्ष। एक तो होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। इन दोनों का जो विवेचन करते हैं वो किस विधि में किया जाता है? भाव पक्ष का और कला पक्ष का जो विवेचन है वो किस विधि में किया जाता है? तुलना विधि में, ये दो में तुलना होती है, गीत विधि में, समीक्षा प्रणाली में, उद्बोधन विधि में। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा भाव पक्ष और कला पक्ष का जो विवेचन है वो समीक्षा प्रणाली में किया जाता है। किसमें किया जाता है? समीक्षा प्रणाली में ये किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, किस प्रणाली में अध्यापक बच्चों को पहले व्याकरण के नियम बताता है फिर उदाहरण बताता है? पहले व्याकरण के नियम बताता है फिर उदाहरण देकर नियम को क्या करता है? स्पष्ट करता है। तो ये कौन सी विधि है? ये आगमन विधि है, निगमन विधि है, तुलनात्मक विधि है। तो पहले नियम बताता है फिर उदाहरण बताता है, ये निगमन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? निगमन विधि कहलाती है। तो निगमन विधि में क्या होता है कि नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। निगमन विधि में क्या होता है? नियम से आप कहाँ चलते हैं? उदाहरण की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं आप? उदाहरण की तरफ चलते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में उदाहरण से हम क्या करते हैं? नियम की ओर चलते हैं। उदाहरण से क्या चलते हैं? नियम की ओर चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम, पहले उदाहरण के माध्यम से आप नियम सिखाते हैं और निगमन विधि में नियम के माध्यम से आप उदाहरण सिखाते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक बच्चों को पहले व्याकरण के नियम बताता है फिर उदाहरण देता है। तो ये निगमन विधि के अंदर आएगा, ये इसका ऑप्शन राइट। अगला सवाल है, बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति, बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति कौन सी होती है? सीखने की होती है, खेलने की होती है, अनुकरण की होती है, उपयुक्त तीनों? तो बालकों में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो अनुकरण करने की होती है। किसकी होती है? अनुकरण। प्रत्येक बालक क्या होता है? अनुकरण के माध्यम से ही ज्यादा सीखता है। अपने घर में भी जो बालक होता है वो अपना ही अनुकरण करके ज्यादा सीखता है। तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला है, कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि का नहीं है? आगमन विधि का नहीं है। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं? कौन सा होगा? तो मूर्त से अमूर्त होता है, ये राइट है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी राइट है। निश्चित से अनिश्चित की ओर, ये इसमें क्या है? गलत है। और ज्ञात से ज्ञात की ओर, ये भी क्या राइट है। इसमें आगमन विधि का नहीं पूछा है तो ये वाला ऑप्शन निश्चित से अनिश्चित नहीं होता है। जो आगमन विधि के होते हैं उसके विपरीत कर दो। अगर आपको जो आगमन विधि के तो ये होगी तो इसमें ये ऑप्शन गलत है। अगर आपको निगमन विधि का देखना है तो निगमन विधि में क्या होता है? इसका उल्टा कर दो, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, सूक्ष्म के स्थूल की ओर होता है और यहाँ पर निश्चित से निश्चित ये आगमन में होता है और अज्ञात से ज्ञात की ओर किसमें होता है? निगमन में। तो आगमन का अपोजिट ही क्या है? निगमन है। तो ये आगमन और निगमन विधि एक दूसरे क्या है? विपरीत है। अगला सवाल है, ग्रात्मक कौशल क्या है? ग्रहण करने का जो कलात्मक है वो कैसा कौशल है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा तो आपको पता है, सबसे पहले आपको सुनना होता है, लिसनिंग। इसके बाद आपको स्पेनिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? आप रीडिंग करेंगे, यानी सुनेंगे, बोलेंगे, फिर आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। रीड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? उसमें जो आपने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखना सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो आप सबसे लास्ट में क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। लिखना का जो काम है वो लास्ट का होगा, ठीक है। तो इसमें जो ग्रात्मक कौशल है उसमें पठन और श्रवण आता है। क्या आता है? पठन और श्रवण। तो इसका ऑप्शन आएगा पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो ये क्रम भी पूछा जाता है कि इसका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले आपका होता है सुनना, उसके बाद जो दूसरा कॉलम होता है वो आपका आता है बोलना, उसके बाद क्या आता है? आपका आता है पढ़ना और उसके बाद में क्या आता है? आपका लिखना आता है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक क्रम है, ठीक है। इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, उसके बाद में ये। तो ये सुनना और पढ़ना पहले नंबर का और तीसरे नंबर का जो है ये क्रियात्मक कौशल आता है। किसमें आता है? क्रियात्मक कौशल आता है। अगला सवाल है, कक्षा अभिनय किस शिक्षण की विधि है? कक्षा अभिनय, कक्षा में अभिनय। कक्षा अभिनय का मतलब होता है कक्षा प्लस अभिनय। और अभिनय कब किया जाता है? अभिनय नाटक में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नाटक में किया जाता है। तो इसकी कौन सी प्रणाली होगी? नाटक शिक्षण। कौन सी विधि होगी? नाटक शिक्षण। अगला सवाल है, भारत में, इंपॉर्टेंट सवाल है, परिभाषा ही परिभाषा पूछी जाती है। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की जो संख्या है कई बार है और अशिक्षितों की जो संख्या है वो अपार जलराशि है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है डॉक्टर एनी बेसेट का कथन है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट। इसके बाद संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? एक संश्लेषण विधि होती है, एक विश्लेषण विधि होती है। संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? तो संश्लेषण विधि में क्या होता है? सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, उसके बाद शब्द बनाना सिखाए जाते हैं और उसके बाद में वाक्य बनाना सिखाया जाता है। ये संश्लेषण विधि का क्रम रहेगा। सबसे पहले वर्ण, वर्ण का मतलब जैसे ए आ ई, ठीक है। उसके बाद में शब्द बना देंगे जैसे अब, और अब की बाद ये पूरा इसकी क्या करेंगे? वाक्य बना लेंगे। तो इसी का संश्लेषण विधि के अंदर आता है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, किसके अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों की व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है? शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों की व्यवहारिक रूप से मौखिक आलेख ही पाठ योजना। ये किसने कहा? ये कहा है डेविज ने। इसने कहा है डेविज ने, ये डेविज की परिभाषा है। अगला सवाल है, पाठ योजना में उत्प्रेरणात्मक, पाठ योजना में उत्प्रेरणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? उद्देश्य कथन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मूल्यांकन, प्रस्तावना। तो पाठ योजना में उत्प्रेरणा जो प्रक्रम होता है वो होता है प्रस्तावना। ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा।
अगला है इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे परिभाषा देखो। एक शिक्षक कक्षा में कविता का वाचन पाठ करता है, उसका आयोजन कर रहा है, वे किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास का उपयोग वो कर रहा है? तो ये कर रहा है अभिव्यक्ति। किसका कर रहा है? अभिव्यक्ति। इसका ऑप्शन राइट रहेगा अभिव्यक्ति। आपका नजर इस पे गया होगा लेकिन अभिव्यक्ति रहेगा। अगला है इंपॉर्टेंट है साइलेंट रीडिंग। ये एक पुस्तक है, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ब्रायन की रचना है। साइलेंट को हम क्या कहते हैं? मौन कहते हैं। और रीडिंग को हम क्या कहते हैं? वाचन, यानी मौन वाचन जो है रचना, ये किसकी है? तो ये ब्रायन की। इंग्लिश में लिखा है साइलेंट रीडिंग। अगला सवाल है मौन वाचन का जो मूल्यांकन है वो किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? बहुविकल्प के द्वारा, 70-80%, पूर्ति परीक्षा, उपयुक्त में से तीनों। तो ये तीनों इसमें क्या होता है? मौन वाचन का मूल्यांकन आप इसमें कर सकते हैं, यानी मन ही मन में पढ़कर आप इसे लिख सकते हैं। तो ये रीट 2025 में जो आपका पेपर आने वाले क्वेश्चन से पहला प्रश्न है, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता व कल्पना का विकास होता है। छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता और कल्पना का विकास होता है। निरंतर अभ्यास से उनका वाक्य विन्यास सुगठित हो जाता है, यानी निरंतर अभ्यास से उनका जो वाक्य विन्यास है वो सुगठित हो जाता है। तो ये कौन सी विधि है? किस विधि के अंदर उनका जो निरंतर प्रयास से वाक्य विन्यास है वो सुगठित हो जाता है? वो विधि कौन सी है? तो यहाँ पर जो विधि है उसका नाम है, एक तो है प्रश्नोत्तर विधि और एक है सुकृति विधि। इन दोनों के अंदर ये सुगठित विकास हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। किस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है? यानी भाषा की शिक्षा के साथ साथ आप व्याकरण की शिक्षा भी देते हो, तो वो कौन सी विधि होती है? तो वो कहलाती है भाषा शेषर विधि। कौन सी विधि कहलाती है? भाषा शेषर विधि आपकी कहलाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि में रचना, कहानी और पद आदि की शिक्षा दी जाती है? कौन सी विधि में रचना, कहानी और पद की शिक्षा दी जाती है? तो वो है एक तो सहयोग प्रणाली और एक है समवाय विधि। इन दोनों के अंदर रचना, कहानी, पद, इन तीनों की शिक्षा एक साथ दी जाती है। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा तीसरा वाला। इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन राइट रहेंगे। अगला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। नहीं पूछा इसमें, आधारभूत सिद्धांत नहीं है। प्रायोजना विधि जो किलपेट्रिक ने दी है और इसके जन्मदाता किलपेट्रिक है, तो उनका आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता का सिद्धांत यह है, वास्तविकता का सिद्धांत ये भी है, क्रियाशीलता का सिद्धांत ये भी प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो सामूहिक सिद्धांत है ये वाला इसमें नहीं रहेगा, यानी सामूहिक सिद्धांत है वो इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय प्रणाली का सोपान नहीं है। स्वाध्याय यानी खुद ही पढ़ना, ऐसी विधि है उसका सोपान नहीं है। नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन ये तीनों इसके सोपान है, जबकि उद्देश्य इसका सोपान नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा। अगला सवाल है, छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना तथा स्वावलंबन, मौलिक विचार, साहित्यिक विवेचना की शक्ति उत्पन्न होना, ये कौन सी विधि में होता है? छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति का विकास होना, साथ ही स्वावलंबन, मौलिक विचार और साहित्यिक विवेचना की जो शक्ति है वो किस कौन सी विधि में उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा स्व अध्याय अथवा मंत्रणा विधि। स्वाध्याय, यहां से पता चला स्वाध्याय अथवा मंत्रणा विधि के अंदर ये होता है। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है, व्याकरण के नियम पर बिना बल दिए ही वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का व्यवहारिक रूपों को खोजकर सहज रूप से सिखाना कौन सी विधि की विशेषता है? यानी व्याकरण के नियमों के बिना ही वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का व्यवहारिक रूपों को खोजकर सहज रूप से सिखाना कौन सी विधि की विशेषता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है प्रत्यक्ष विधि, सुगम विधि, निर्बाध विधि, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर तीनों विधियों के अंदर ये होता है, प्रत्यक्ष विधि, सुगम विधि और निर्बाध विधि। इन तीनों में यहाँ पे नियम के बिना ही हम यहाँ पर विद्यार्थियों को सिखाते हैं। अगला है, निम्न में से आगमन विधि, दो तरह की विधि होती है, आगमन और निगमन। तो यहाँ पर आगमन विधि का सोपान नहीं है, यानी आगमन विधि में कुछ सोपान होते हैं, तो कौन सा नहीं है? तो आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम सिखाए जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन राइट है। तुलना और विश्लेषण ये भी राइट है। नियमीकरण, निष्कर्ष ये भी राइट है। चौथा जो ऑप्शन है प्रयोग और दर्शन, ये इसका सोपान नहीं है। बाकी उदाहरण है, तुलना और विश्लेषण है, नियमीकरण और निष्कर्ष है, तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। अगला चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, भाषा कौशल का जो मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम है वो क्या है? तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन LSRW, ये याद रखना है। एल का मतलब लिसनिंग यानी सुनना, एस का मतलब स्पीकिंग यानी बोलना, आर का मतलब रीडिंग यानी पढ़ना और डब्ल्यू का मतलब रिटन यानी लिखना। तो सबसे पहले आता है सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। ये वाला करंट ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप यहाँ पे मोस्ट लगा सकते हैं इसे, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हर्बर्ट के जो प्रथम पद है, हर्बर्ट ने यहाँ पे पंचपदीय प्रणाली दी थी और उस पंचपदीय प्रणाली में जो पहला शब्द आता है स्पष्टता, उस स्पष्टता वाले शब्द को, प्रथम पद को दो भागों में, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, इसमें विभक्त करने वाला कौन सा वैज्ञानिक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा टी जिलर। इन्होंने क्या किया, स्पष्टता को, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण दो भागों में बांटा है। ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का एक शब्द है। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है, दंडान्वय विधि, ये हिंदी शिक्षण की एक विधि है। दंडान्वय विधि में दंड जो शब्द है वो किसका प्रतीक है? तो ये वाक्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये वाक्य का प्रतीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है।
हर्बर्ट की पंचपदीय योजना में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो हमने अभी ऊपर वाले सवाल में बताया कि हर्बर्ट ने पंचपदीय योजना दी थी और उसके 5 पद थे। कौन सा शामिल नहीं है? प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन ये भी है, प्रस्तुति इसमें जो हर्बर्ट की पंचपदी योजना है इसके अंदर मूल्यांकन नहीं रहता है। बाकी प्रस्तावना होती है, उद्देश्य कथन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है और सामान्यीकरण होता है, तो इसमें मूल्यांकन ऑप्शन गलत रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पर, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है वो क्या कहलाती है? शिक्षण की एक नवाचार विधि है, उस विधि में छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से क्या करता है वो सीखता है, तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है अभिक्रमित अनुदेशन। क्या कहलाता है? अभिक्रमित अनुदेशन। ये बच्चा खुद ही सीखता है, अपनी स्वयं की गति से क्या करता है वो सीखता है। अगला सवाल है, कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन चाटना है। पाठ्य पुस्तक का जो प्रस्तुतिकरण है वो सरल से जटिल होना चाहिए, एक्यूरेट है। मुद्रण पाठ्य पुस्तक का एक रूपात्मक रूप है, सही है भाई, किस तरह से उसकी पृष्ठ कैसे रंगीन है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का एक साध्य है और पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का एक साधन है। तो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षण का क्या होता है? साधन होता है, साध्य नहीं होता। ये गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन आपके 3 राइट रह जाएंगे। तो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका असत्य कहलाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और बुनियादी शिल्पों पर आधारित जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है? यानी मातृभाषा का नाम आते ही आपको बेसिक प्रणाली आपको याद होनी चाहिए, यानी महात्मा गांधी द्वारा दी गई प्रणाली आपको याद होनी चाहिए। ये मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करता है और साथ ही बुनियादी शिल्पों पर क्या करता है? ये आधारित विधि है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, इसे हम चर्चा करेंगे। गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो आपको नए वाले में थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको गलत चाटना है। यहाँ पे देखिए, गद्य शिक्षण, दो तरह के शिक्षण होते हैं, गद्य शिक्षण और पद शिक्षण। तो हिंदी के अंदर ये दो शिक्षण है। यहाँ पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, अधिगम में स्थायित्व होना और भावाभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। तो गद्य शिक्षण में छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना सही है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना ये भी सही है, अधिगम में स्थायित्व होना, अधिगम में स्थायित्व नहीं होता है, गद्य शिक्षण में अधिगम में कोई स्थायित्व नहीं होता है, और भावाभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना ये भी ऑप्शन राइट रहेगा। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इसमें गलत होगा। अगला सवाल है, एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल एक रूप ही रहे, यानी एक पेपर को कितनी भी बार आप जांचे हो फल वही, फल का मतलब होता है अंक वही प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या है? वो उसकी विश्वसनीयता है। क्या है उसकी? विश्वसनीयता है। तो ये ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये इसमें क्या आएगा? विश्वसनीयता आएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्याभिमान का प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? पूछा नहीं। प्रत्याभिमान का मतलब होता है आपको उत्तर है वो प्रश्न में ही दिया हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्याभिमान। ऐसा कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? मिलान, मिलान वाले में क्या होता है? पहले से उत्तर उसमें दिया होता है, आपने केवल मिलान करना होता है। एकांतरित, यानी ये जो आपके एबीसीडी वाले होते हैं, सादृश्य यानी जो एक चित्र को देख के दूसरे चित्र का होता है, तो उसमें उत्तर है ना उसी में होता है, पेपर में ही उत्तर होता है। तो और रिक्त स्थान की पूर्ति, इसके अंदर क्या होता है? इसमें प्रश्न नहीं होता, उत्तर नहीं होता, इसमें खाली स्थान होता है, आपको क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन ये वाला होंगे। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का कौन सा दोष है? वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अनेक भाषिक तत्वों के परीक्षण की उपेक्षा, साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध अनुभूति अभिरुचि के परीक्षणों की उपेक्षा, विषय वस्तु पर अत्यधिक बल, ये तीनों ही दोष है। यानी अनेक भाषिक तत्वों के परीक्षण का दोष ये भी गलत सही है, साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध अनुभूति अभिरुचि के परीक्षण की अपेक्षा विषय वस्तु पर अत्यधिक बल, ये हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली के 3 ये इंपॉर्टेंट दोष है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? व्याकरण शिक्षण की तो आगमन विधि, निगमन विधि, ए व्याकृत विधि, आगमन निगमन विधि। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा, आगमन निगमन विधि है वो व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। यहां पर हम बताएंगे आपको, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है। शैक्षिक निदान, शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। छात्रों का चयन, शिक्षण विधि का चयन, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन, कठिनाई स्थल का अन्वेषण, ये वाला आपका गलत है। बाकी ये 3 ऑप्शन आपके राइट रहेंगे। आगे चलते हैं। अभी अगला प्रश्न है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का पद नहीं है। रेखीय जो अभिकर्मित अनुदेशन है वो स्किनर ने दिया है, तो इसका एक पद नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा पद नहीं रहेगा? प्रस्तावना ये होता है, अभ्यास ये भी होता है, दृश्य कथन ये भी होता है, परीक्षण, परीक्षण नहीं होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट रह जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका क्या रह जाएगा? अगला सवाल है, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? अमूर्त विचारों से, ठोस वस्तुओं से, समय से, उपयुक्त सभी से। तो पहला जो शब्द होता है, जो 0 से लेकर कुछ उम्र के बच्चे होते हैं उनका होता है ठोस वस्तु, यानी वो देखकर ही ज्यादा क्या करते हैं? सीखते हैं। अगला सवाल है, एक शिक्षक कक्षा में कविता के पाठ वाचन कर रहा है, कविता का क्या कर रहा है? पाठ वाचन का आयोजन कर रहा है, तो किस प्रकार का भाषाई कौशल है? अभिव्यक्ति और अर्थग्रहण, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ये शिक्षक की कौन सी होगी? अभिव्यक्ति। कौन सी रहेगी? अभिव्यक्ति। यानी वो एक शिक्षक है, वो कक्षा में कविता के पाठ का वाचन का आयोजन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? अभिव्यक्ति कहलाएगी।
वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? तो वर्णमाला को हम क्या कहते हैं? पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो वर्णमाला को सबसे पहले हमें पढ़ना सीखना होगा। पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद ही लिखेंगे। जैसे हमें कैसे कबूतर पढ़ना आना चाहिए, फिर हम कैसे कबूतर को लिखना सीखेंगे। तो पहले हमारा पाएगा पढ़ना। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदी शिक्षण वीडियो के ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए 27 फरवरी तक इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। प्यार दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समवाय विधि का द्योतक है? समवाय विधि का। तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के व्याकरण की तुलना करना, ये तो तुलनात्मक विधि हो जाएगी। उदाहरण बताकर नियम बताना, ये आगमन विधि हो गई। गद्य और पद्य संरचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ना, तो ये समवाय विधि का द्योतक है। बाकी सूत्र बताकर उसकी व्याख्या करना, ये विश्लेषण विधि है। तो गद्य और पद रचनाओं के आधार पर व्याकरण को पढ़ना, ये समवाय विधि का द्योतक है। अगला सवाल है और अंतिम सवाल भी है, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द अवश्य बताए, केवल शुद्ध वर्तनी वाले बताए, पहले शुद्ध वर्तनी वाले फिर शुद्ध वाले, पहले शुद्ध वर्तनी युक्त बताए उसके पश्चात शुद्ध बताए। तो इसका ऑप्शन बी वाला रहेगा कि आप जब शुद्ध वर्तनी पाठ करना शिक्षक को केवल शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ही यूज करने चाहिए, क्योंकि अगर बालक पहले अशुद्ध सुनेगा तो अशुद्ध, तो आप केवल शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ही बोले ताकि आप उसे बच्चा शुद्ध वाले ही सीखे। तो ये रीट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट यहाँ पे 25 सवाल थे। वीडियो हमारा कैसा लगा, पर्सन का स्तर कैसा था, आपके कितने स्कोर आ रहा है, वीडियो में आपने कैसे परफॉर्मेंस देखा है हमारा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो 27 फरवरी तक आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।